प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है कि इसने स्पष्ट रूप से भारत के लिए एक डोमेनियन स्टेट्स को प्रस्तावित किया। दूसरा है युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जहां भारतीय संविधान के संबंध में निर्णय करेंगे। तीसरा है इसने वायसराय के विस्तारित कार्यकारी परिषद के अधिकांश भारतीयों को भागीदारी के लिए प्रावधान किया। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन 1 2 3, 2 और 3, 1 और 2 और 1 और 3। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि अगस्त प्रस्ताव के संबंध में तीनों कथन जो हैं वो सही है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 8 अगस्त को लॉर्ड लिंथगो ने प्रस्तुत किया था। इसके प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत ये है कि भारत के उद्देश्य में डोमिनियन स्टेट्स को प्रस्तावित किया गया और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसमें अधिकांश भारतीय होंगे, यानी जिन्हें प्रमुख राजनीतिक दलों में से चुना जाना था। और युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था, जहां भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुसार संविधान के संबंध में निर्णय करेंगे। यद्यपि रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, राज्यों के साथ संधि और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित गतिविधियां जो हैं वो सरकार के दायित्व के अधीन रहेंगी। अल्पसंख्यकों के सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा। इसलिए इसके तीनों कथन जो हैं सही हैं और इसका ए ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में विचार कीजिए। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में विचार करें। पहला है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हो गई थी। दूसरा है कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने हत्याकांड के विरुद्ध अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया था। ठीक है, आयोजन करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा है कि इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और चौथा है हंटर आयोग की रिपोर्ट के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जलियांवाला बाग में दायर की कार्यवाही के विरुद्ध मतदान किया था। तो कौन सा कथन जो है सही है। 2 और 4, 2 3 4, ठीक है, या फिर 1 और 3, या फिर 1 2 4। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि जलियांवाला हत्याकांड के संदर्भ में कौन से किसी कथन जो हैं वो सही है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका पहला कथन जो है वो सही है और इसका तीसरा कथन जो है वो सही, मतलब कि 1 और 3। ठीक है, ये कथन जो हैं सही है। बात करें अगर जलियांवाला हत्याकांड की, तो अमृतसर में 10 अप्रैल, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल को 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद टाउन हॉल और डाकघर पर हमला हुआ। टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। यूरोपीय लोगों जिनमें महिलाएं भी शामिल थी उन पर भी हमले किए गए। इसी परिणाम के कार्यों के बाद सेना को बुलाया गया और शहर को जनरल डायर को सौंप दिया गया। जनरल डायर ने सार्वजनिक सम्मेलन और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में एक निहत्थी किंतु बड़ी भीड़ जमा हो गई। जलियांवाला बाग काफी बड़ा था, जो 3 तरफ से इमारतों से घिरा हुआ था और निकलने का केवल एक रास्ता था। जनरल डायर ने बाग को फौज के द्वारा घेर लिया और निकास द्वार पर फौजी दस्ता खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने अपने फौजियों को राइफल और मशीन गनों के द्वारा घिरी भीड़ पर गोली बरसाने का आदेश दिया। हजारों लोग मारे गए, घायल हुए और इस घटना के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों पर
अत्यंत बर्बर किस्म के अत्याचार किए गए। तो इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। पंजाब की घटनाओं को जानकारी फैलते ही पूरे देश में भय व्याप्त हो गया। जनता के इष्ट कष्ट का वर्णन जो है महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रवींद्रनाथ टैगोर ने भी व्यक्त किया। उन्होंने इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, इसलिए इसका तीसरा कथन भी सही है। फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया। इसके सदस्यों ने रौलट कानून को पालन न करने और गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि जलियांवाला के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन नहीं किया था। जलियांवाला हत्याकांड के पहले मतलब फरवरी 1919 में ही सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था, जबकि जलियांवाला हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब में उपद्रव की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी का जो नियुक्त थे उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड हंटर थे। यह सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर की कार्रवाई के पक्ष में मतदान किया था और ब्रिटिश जनता ने मॉर्निंग पोस्ट को जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड की राशि जुटाने में मदद करके अपना समर्थन व्यक्त किया था। इसलिए चौथा कथन जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही आंसर जो है 1 और 3 है। ठीक है, जो विकल्प के अनुसार सी ऑप्शन मौजूद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संचालित बैतेहन जल विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? यांगत्से नदी, इरावदी नदी, पीली नदी या फिर मेकांग नदी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यांगत्से नदी। हाल ही में चीन ने 3 गॉर्ज डैम के बाद दूसरी सबसे बड़ी बहेतन जलविद्युत परियोजना का संचालन प्रारंभ किया है। यह परियोजना 16 मिलियन किलोवाट की कुल स्थापित क्षमता सहित 16 हाइड्रो जनरेटिंग इकाइयों से सुसज्जित है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1 मिलियन किलोवाट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल इकाई क्षमता है। 2003 में यांगत्से नदी पर 22.5 मिलियन किलोवाट उत्पादन क्षमता के साथ शुरू किए गए 3 गॉर्ज डैम के बाद यह आकार में दूसरा सबसे विशाल बांध होगा। इस परियोजना का निर्माण चीन के 3 गॉर्ज कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, जो विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र 3 गॉर्ज डैम के संचालक है। ठीक है, बैहेतन यूनान और सिचुआन के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों के बीच सीमा पर स्थित है। यह जिन्सा नदी पर स्थित है और यांगत्से नदी का ऊर्ध्वा प्रवाह खंड है। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसीलिए इसका पहला विकल्प सही है। यूनान और सिचुआन की सीमा के पास जिन्सा नदी पर दुनिया के 7वें सबसे बड़े उडागडे जल विद्युत स्टेशन की सभी 12 इकाइयों का संचालन भी वर्तमान में प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए एकता समझौते अर्थात लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करें। विचार करना है। तो इसका पहला ऑप्शन ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की। ठीक है, दूसरा है इसमें स्वराज की शीघ्र प्राप्ति की मांग रखी गई और तीसरा था दोनों संगठनों ने पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल दो और तीन, केवल 3 या केवल 1 और 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, केवल 3 मतलब केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। पहला, कांग्रेस के दोनों दल अर्थात नरम दल और गरम दल पुनः एक साथ आ गए, और दूसरा यह था कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच
समझौता हुआ था। इस समझौते को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। इस समझौते के अंतर्गत इन दोनों संगठनों ने अपने पुराने मतभेदों को दूर करके सरकार के समक्ष संयुक्त राजनीतिक मांगों को प्रस्तुत की थी। कांग्रेस लीग समझौते के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित हुई। दोनों दलों को एक साथ लाने में लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का मानना था कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही भारत जो है सुशासन प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस और लीग ने मिलकर अपने अपने अधिवेशनों में समान प्रस्ताव पारित किए और प्रत्येक निर्वाचक मंडल पर आधारित राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना का प्रस्ताव रखा और साथ ही यह मांग की कि ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि भारत में सुशासन पर शीघ्र विचार करेगी। इसलिए इसका पहला और दूसरा कथन जो है सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। लखनऊ में इस घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव अद्भुत था। उदार राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता ने देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक उत्साह संपन्न कर दिया। इस समझौते से में पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया और इसने भविष्य में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के पुनरुत्थान का मांग प्रशस्त कर दिया। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी पहला दूसरा सही है, लेकिन विकल्प के अनुसार सवाल पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है कि तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से राज्य उत्तराधिकारी के रूप में उभरे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद तो ऑप्शन है बंगाल, हैदराबाद, पंजाब, मराठा और अवध। कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 3 3 4 5 1 2 5 और 1 2 3 4 5। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 5 पहला, दूसरा और पांचवा अवध। 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय राज्य और समाज जो मुगल साम्राज्य जब है 18वीं शताब्दी के दौरान जो है मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। तब क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सर उठाने लगी और स्वयं के प्रभाव को बढ़ाने लगी। साथ ही 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राजनीति में बड़े परिवर्तन होने लगे। इन स्वतंत्र और अर्ध शक्तियों में बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसी कुछ शक्तियों का वर्णन किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के साथ ही मुगल प्रांतों के गवर्नर ने स्वतंत्र होने का दावा किया और परिणाम स्वरूप वह राज्य अस्तित्व में आए। अन्य राज्य इनके अलावा मराठा है, अफगान है, जाट और पंजाब के मुगल सत्ता के विरुद्ध स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। इन दो प्रकार के राज्यों और क्षेत्रों की राजनीति न केवल एक दूसरे से कुछ हद तक भिन्न थी बल्कि स्थानीय परिस्थितियों से कारण उन सभी में मतभेद थी। एक तीसरा क्षेत्र था जिसमें दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के समुद्र तटीय इलाके तथा उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र शामिल थे जहां मुगल प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पहुंचा था। इसके अतिरिक्त उनमें से लगभग सभी राज्यों ने मुगल प्रशासन के तरीकों और पद्धति को अपनाया। राज्यों के पहले समूह ने मुगल प्रशासनिक संरचना संस्थानों की कार्यविधि को विरासत में प्राप्त किया और वहीं दूसरे राज्यों के समूह ने मुगल राज्य प्रणाली सहित इन संरचना संस्थानों को अलग अलग सीमा तक अपनाने का प्रयास किया। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।